वेलकम यू ऑन आर यूट्यूब क्लासेस गोस्वामी क्लासेस। दोस्तों, आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूँ ये है वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन जिनका पूरा नाम है वॉल्टर विटमैन। वॉल्टर विटमैन के नाम से इनको जाना जाता है। दोस्तों, इनका बर्थ 31 मई 1819 में हुआ था और वॉल्ट विटमैन जो है ये एक अमेरिकन पोइट के रूप में जाने जाते हैं। किस पोइट के रूप में? अमेरिकन पोइट। वॉल्ट विटमैन क्वेश्चन आ सकता है कि वॉल्ट विटमैन कैसे पोइट है? आपका आंसर होगा अमेरिकन पोइट है। तो वॉल्ट विटमैन का बर्थ 31 में 1819 में वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क में हुआ था। इनकी डेथ जो हुई थी वो 26 मार्च 1892 में एट द एज ऑफ 72 कैम्डेन न्यू जर्सी यूएस में इनकी डेथ हुई थी। और दोस्तों, इनका जेनर भी पूछा जाता है कि ये किस जोन में काम करते थे। तो एज अ पोइट, एज एन एसेइस्ट और एज अ जर्नलिस्ट, ये तीन फील्ड थे वॉल्ट विटमैन के। कौन कौन से? पोइट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट। अमेरिका के पोइट के रूप में जाने जाते हैं, अमेरिकन पोइट। अब इनको अमेरिका पोइट, अमेरिकाज पोइट और हीज अमेरिका कहकर किसने संबोधित किया था? हु एड्रेस्ड वॉल्ट विटमैन एज अमेरिकाज पोइट और हीज अमेरिका? तो दोस्तों, आपका आंसर होगा इजरा पॉन्ड। क्या आंसर होगा? इजरा पॉन्ड ने, जो इजरा पॉन्ड आप जानते हैं एक फेमस पोइट रही हैं, उन्होंने इनको अमेरिकाज पोइट और हीज अमेरिका कहकर एड्रेस किया। इनका जो सबसे स्पेसिफिक वर्क आता है दोस्तों, वो आता है लीव्स ऑफ ग्रास, कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स, 1855 में फर्स्ट पब्लिश हुआ था। तो ये वॉल्ट विटमैन के बारे में जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा डेप्थ में पेरेंटल नहीं पूछा जाता, मेन चीज़ पूछी जाती है इनका बर्थ और डेथ, वो आपको याद रखना है। 31 में 1819 में इनका बर्थ हुआ। डेथ कब हुई? 26 मार्च 1892 में इनकी डेथ हुई। इनके क्षेत्र क्या रहे? फील्ड पोइट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया। और इनको अमेरिकाज पोइट और हीज अमेरिका कहकर किसने पुकारा? इजरा पॉन्ड ने पुकारा। और लीव्स ऑफ ग्रास किसका फेमस वर्क है? ये तो मान के चलिए कि ये तो जब आप वॉल्ट विटमैन का मतलब वॉल्ट विटमैन आना है किसी पेपर में तो ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। लीव्स ऑफ ग्रास 1855 इनका फर्स्ट पब्लिश वर्क, सॉरी जो इनका मोस्ट स्पेसिफिक वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास है 1855। इतना क्लियर हुआ? अगर दोस्तों इतना क्लियर हुआ तो आज मैं आपको वॉल्ट विटमैन की पोएम्स कराने वाला हूं और कोशिश करूंगा कि वॉल्ट विटमैन की मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पोएम्स सारी आज कंप्लीट करा दूं। तो कहने का मतलब वॉल्ट विटमैन को एक दिन में कंप्लीट करा दिया जाए। लेकिन इससे पहले अब आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज द थीम। जो इनकी पोएम्स की थीम है दोस्तों, वो क्या क्या थीम है? एक तो सबसे पहली थीम जो इनकी आती है वो आती है सेल्फ लव। सेल्फ लव की इनकी थीम देखने को मिलती है। दूसरी थीम हमें देखने को मिलती है डेमोक्रेटिक व्यूज। जो डेमोक्रेटिक व्यूज हैं वो देखने को मिलता है। और फिर एक थीम देखने को मिलती है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की थीम देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इनके वर्क में हमें देखने को मिलता है द थीम ऑफ लव एंड सेक्स और इसके साथ साथ अटैचमेंट विथ नेचर। प्रकृति के साथ अटैचमेंट, ये चीज ध्यान रख लेना। सेल्फ लव की थीम और इनके अलावा डेमोक्रेटिक व्यूज हो गए, नेशनलिज्म आ गया, लव एंड सेक्स आ जाता है और अटैचमेंट विद नेचर, अटैचमेंट विद नेचर की थीम आ जाती है। अब दोस्तों इन पर क्या एक्यूज लगा? जो वॉल्ट विटमैन है इनके ऊपर एक आरोप भी लगता है जिस पर इन्होंने एक पोएम भी लिखी है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको पहले आरोप को समझना चाहिए कि इनके ऊपर क्या आरोप लगा था वॉल्ट विटमैन के ऊपर। तो दोस्तों इन पर जो आरोप लगा था वो होमोसेक्सुअलिज्म का इन पर आरोप लगा था। तो होमोसेक्सुअलिज्म के ये शिकार बताए जाते हैं जो वॉल्ट विटमैन है। और दूसरी चीज़, ये वॉल्ट विटमैन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मेल सेक्स को लेकर उसके प्रति ज़्यादा पजेसिव थे। जो मेल सेक्स यानी कि जो इनका मतलब जो एक सेम जेंडर सेक्स होता है उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा पजेसिव थे, ऐसा इनके ऊपर क्लेम किया जाता है, ऐसा कहा जाता है वॉल्टर विटमैन के ऊपर, यानी कि वॉल्ट विटमैन को लेकर। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे इनकी जो पोएम्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। तो वॉल्टर और वॉल्ट विटमैन 31 मई 1819 वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क यूएस में इनका बर्थ हुआ। 26 मार्च 1892 एट द एज ऑफ 72 इनकी डेथ हो गई।
और ये पोइट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट के रूप में रहे। अमेरिकाज पोइट और ही इज अमेरिका कहकर इनको इजरा पॉन्ड ने संबोधित किया। और लीव्स ऑफ ग्रास इनका मोस्ट स्पेसिफिक वर्क माना जाता है। इनकी जो थीम्स रही इनकी पोएम्स में, वो सेल्फ लव रही, डेमोक्रेटिक व्यूज रहे, नेशनलिज्म रहा, लव एंड सेक्स रहा और अटैचमेंट विद नेचर। ये हमें इनके थीम देखने को मिलती हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम पोएम्स की बात करेंगे इनके कलेक्शन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लेकर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन सा वर्क है ये दोस्तों? इनकी जो पोएम्स है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इनका कलेक्शन, उससे हम बात करेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ दोस्तों क्या है ये, तो आप ध्यान रख लेना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ ग्रुप ऑफ लिरिक्स, ग्रुप ऑफ लिरिक्स बाय वॉल्ट विटमैन। ये ग्रुप ऑफ लिरिक्स है किसके द्वारा? वॉल्ट विटमैन के द्वारा। जो ये ग्रुप ऑफ लिरिक्स है दैट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है दोस्तों। अब इसमें ये क्या है दोस्तों, ये इसमें कुछ इंडिविजुअल सेक्शंस अपने देते हैं सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ में। अब ये सबसे बड़ी बात है कि जो पॉइंट है, जो ये वॉल्ट विटमैन है, ये ऐसा मानते हैं, इनका मानना ये है कि जो मेरा है वो तेरा है। इस थ्योरी को आप समझने की कोशिश करना, जो मेरा है वो तेरा है, जो मुझ में है वो तुझ में है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे अंदर गरीबी है, मैं गरीब हूं, तो मैं दूसरे को भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। मैं उदारवादी हूं तो मैं दूसरे को भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। मुझे मेरी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ सफरिंग्स आ रहे हैं, तो मैं दूसरे को भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। तो कुल मिलाकर एक सिमिलर कंडीशन को रिजेंबल कर लेना, दैट इज द पार्ट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यही इसका पार्ट है दोस्तों, यही इसमें इसका पार्ट है। अब इसमें वो क्या कहते हैं समझने की कोशिश करना, एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको अच्छी तरह समझना। क्या कहते हैं ये? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। क्या वो बोलते हैं? कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूं, एंड सिंग माई सेल्फ यानी कि और खुद ही गीत गाता हूं, अपने खुद के गीत गाता हूं। और क्या कहते हैं? एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। अब इसमें दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यू क्या है? अगर जो आपसे पूछ लिया जाए यू क्या है, यू रेफर्स टू कॉमरेड, ये कॉमरेड को रेफर करता है। यू रेफर टू अदर पीपल को रेफर करता है। यू रेफर टू बिलव्ड, पोइट्स बिलव्ड, पोइट की प्रेमिका को रेफर करता है। नन ऑफ दीज, इनमें से किसी को नहीं। तो योर आंसर विल बी अदर पीपल ऑफ सोसाइटी, समाज के जो दूसरे लोग हैं उनको ये यू रेफर करता है। और क्या कहते हैं यहां पर वॉल्ट विटमैन? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूं, एंड आई सिंग माई सेल्फ, और मैं खुद के गीत गाता हूं, एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास है। तो वही चीज यहां पर कहते हैं, जो मैं एज्यूम करता हूं वो तुम भी एज्यूम करते हो। फॉर एवरी एटॉम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। दोस्तों ये कहा गया है फॉर एवरी एटॉम बिलोंगिंग टू मी एज गुड एज बिलोंग्स टू यू। हर एटम जो मुझे बिलोंग करता है वो उसी रूप में तुम्हें भी बिलोंग करता है। मतलब व्हाट आई एज्यूम दैट यू एज्यूम, जो मेरे पास होता है वो तुम्हारे पास है।
तो दोस्तों ये लाइंस आप ध्यान रखना, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सॉन्ग माई सेल्फ, इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है। आगे की मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इतनी खास नहीं है क्योंकि यही पूछी जाती है, लेकिन फिर भी मैं डिक्टेट कर देता हूँ। वो ये कहते हैं कि आई लव एंड इन्वाइट माई सोल, मैं अपनी आत्मा को इन्वाइट करता हूँ। आई लीन एंड लव एट ईज ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास, और जो ये समर ग्रास है, समर की जो ग्रास है, मैं इसको देखकर अपना वक्त गुजारता हूँ। माई टंग, मेरी जो टंग है, माई एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे ब्लड का हर कण जो है, फॉर्म्ड विद दिस सॉइल दिस एयर, वो इस मिट्टी से भरा हुआ है, इस मिट्टी से बना है, इस हवा में मिश्रित है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मैं माता पिता से जन्मा हूँ। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और वो लोग जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ वो भी अपने माता पिता से जन्मे हैं, और हम सभी जो हैं वो माता पिता से जन्मे हैं। आई नो नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, अब मैं 37 ईयर्स ओल्ड परफेक्ट हेल्थ में हूँ। होपिंग टू सीज नॉट टिल दैट, और जब तक मृत्यु नहीं आ जाए, जब तक मुझे झुकना नहीं है, जब तक मुझे रुकना नहीं है। दोस्तों वही चीज़ है, ये आपके लिए भी ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ है कि जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक बढ़ते रहो वीर तुम बढ़े चलो। तो दोस्तों आपके आगे बढ़ने चलना है, वो यही बात यहाँ पर कहते हैं। तो ये है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और इसमें ये जो 3 लाइन्स मैंने आपको बताई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा इसका जो पार्ट है वो मैंने आपको बताई दिया कि इसमें क्या है, वो अपनी और अदर पीपल की कंपैरिजन करते हैं, और इसमें वो देखते हैं कि जो मेरे पास है वो दूसरों के पास भी है। तो हर तरह से वो अपने को दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, और ये भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ही पार्ट है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम बात करेंगे यहां पर। Houses and rooms are full of perfumes. The shelves are crowded with perfumes. I breathe the fragrance myself. दोस्तों ये फिलोसॉफिकल लाइंस हैं वॉल्ट विटमैन की, और यहाँ पर आपको इनका कंपैरिजन भी देखने को मिलेगा। एक तो सिंपल मीनिंग है और इनका एक मिस्टिक मीनिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
दोस्तों ये इनकी फिलोसॉफिकल पोएम यहाँ पर आती है और ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ही पार्ट है। और इसमें वो क्या बताते हैं, किस बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जो यहाँ पर जो वर्ल्ड ऑफ मैन है और नेचर है उनको लेकर वो चलते हैं और किस प्रकार से उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वॉल्ट विटमैन का उसको वो दर्शाते हैं। हाउसेज एंड रूम्स आर फुल ऑफ परफ्यूम्स, जो हाउस है और उसके जो रूम्स हैं वो कैसे हैं, पूरे खुशबू से भरे हुए हैं। द शेल्फ्स आर क्राउडेड विद परफ्यूम्स, और जो शेल्फ्स हैं वो भी किससे भरी हुई हैं, उसमें भी परफ्यूम्स हैं। दोस्तों ये कैसा परफ्यूम है, ये आर्टिफिशियल परफ्यूम है। और नेचुरल परफ्यूम हमें कहाँ मिलता है, वो प्रकृति में मिलता है, प्रकृति के हर तत्व में मिलता है। आई ब्रीथ द फ्रेग्रेंस ऑफ माई सेल्फ, मैं इस खुशबू को खुद भी ब्रीदिंग करता हूं। एंड नो इट एंड लाइक इट, और जानता हूं इसको और पसंद भी करता हूं। द एटमोस्फियर इज नॉट अ परफ्यूम, लेकिन फिर भी ना जाने ये जो एटमोस्फियर है ये मुझे सुगंधित नहीं लगता। तो फिर कौन सा एटमोस्फियर सुगंधित लगता है दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि पोएट को कैसा जो फ्रेग्रेंस है वो पसंद है। तो योर आंसर विल बी नेचुरल फ्रेग्रेंस कम्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ नेचर, जो प्रकृति से आती है, प्राकृतिक जो खुशबू है वो पसंद है। और यहां पर दूसरा कंपैरिजन किया गया है कि एवरीथिंग कैन नॉट बी गॉट थ्रू द बुक्स ओनली, कि हर चीज को अगर हम सोचे कि हम हर चीज को किताबों से प्राप्त कर सकते हैं तो शायद नहीं कर सकते। तो वन मस्ट बी प्रैक्टिकल फॉर इट, हर किस व्यक्ति को क्या होना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, सैद्धांतिक होना पड़ेगा। तो वही चीज है कि प्रकृति के बीच में जाना पड़ेगा, वहां से चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो खाली किताबों से काम चलने वाला नहीं है। वो यहां पर इस बात को कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं, यू शैल नो लॉन्गर टेक थिंग्स एट सेकेंड और थर्ड हैंड। अब ये बताइए, क्या तुम सेकंड और थर्ड हैंड चीज लेना चाहोगे, शायद नहीं लेना चाहोगे। और सेकंड और थर्ड हैंड क्या चीज हो गई, सेकंड एंड थर्ड हैंड हो जाता है जो आर्टिफिशियल सोर्सेज होते हैं या फिर जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। अब सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, सेकेंडरी नॉलेज क्या होती है, सेकेंडरी नॉलेज किताबों से आती है। जो सेकेंडरी और थर्ड स्टोर ऑफ नॉलेज है, इस टाइप ऑफ नॉलेज है, वो कहां से आती है, थर्ड हैंड नॉलेज वो किताबों से आती है। वो अदर सोर्सेज लाइक मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, इनसे आती है। लेकिन जो फर्स्ट हैंड नॉलेज है वो सोसाइटी से आती है, वो नेचर से आती है। इट मींस यू हैव टू बी अ प्रैक्टिकल मैन फॉर दिस, आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ता है एंड हैव टू स्पेंड द टाइम अमंग द कंपनी ऑफ इन द कंपनी ऑफ नेचर, वहां पर आपको ये टाइम स्पेंड करना पड़ता है। यू शैल नो लॉन्गर टेक थिंग्स एट सेकेंड और थर्ड हैंड और लुक थ्रो द आईज ऑफ डेड नोर फीड द स्पेक्टर्स इन द बुक्स। तुम जो डेड हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, उनकी आंखों से क्यों देखते हो। किताबों में जो लिख गए हैं लोग, वो काफी लोग ऐसे हैं जो जीवित नहीं है, और हम जो उन्होंने कहा वो हम देख रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं, वो हम मान रहे हैं। तो वो ये कहता है पोएट, अरे भाई खुद भी तो जाओ, बाहर निकलो, बी प्रैक्टिकल, थोड़े से प्रैक्टिकली बनो। नोर फीड द स्पेक्टेटर्स इन बुक्स, और जो स्पेक्टेटर्स हैं बुक्स में जो बताते हैं उनको भी आप उसको फीड मत करो, बल्कि ट्राई टू बी प्रैक्टिकल मैन, एक प्रैक्टिकल मैन बनने की कोशिश करो। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल मैन बनने पर ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया गया है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे। और ये अभी मैं आपको दोस्तों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ही बता रहा हूँ। अगर जो इनमें से कोई भी लाइन आपको मिलती है एग्जाम में तो आपको लिखना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पार्ट है।
नॉट एन इंच नॉर अ पार्टिकल ऑफ एन इंच इज वाइल एंड नन शैल बी लेस फैमिलियर देन रेस्ट। देखो देखो कितना बढ़िया यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। वेलकम इज एवरी ऑर्गन एन एट्रीब्यूट ऑफ मी एंड ऑफ इन एनी मैन हार्डली क्लीन। और वो ये कहता है कि वेलकम जो है वो एक इन इज एवरी मैन, वेलकम इज एवरी मैन, हर व्यक्ति का स्वागत है, एट्रीब्यूट ऑफ मी एंड ऑफ अ मैन हार्टली क्लीन। और इसके साथ वो ये कहता है कि मेरे हर पार्ट का और हर व्यक्ति को, जिसको एक ऐसा व्यक्ति जो हार्ट से क्या हो, प्योरिटी रखता हो, क्लीन हो। नॉट एन इंच और नॉर अ पार्टिकल ऑफ एन इंच इज वाइल। और वो ये कहता है कि कोई भी जो मेरा हर तत्व है, मेरी अगर जो हम बॉडी की बात करें, मेरे हर पार्ट की बात करें, हर ऑर्गन की बात करें, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो इमोरल हो मेरे अंदर। और वो ये कहता है नन शैल बी लेस फैमिलियर देन रेस्ट। और कोई भी रेस्ट से, दूसरों से ज़्यादा फैमिलियर नहीं होगा। मतलब वो कहता है नॉट शैल बी लेस फैमिलियर देन रेस्ट, कि उसको जो है ना कम नहीं आंका जाएगा, किसी भी अन्य व्यक्ति को कम नहीं मेजर किया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर इक्वलिटी की बात वो करते हैं। जो वॉल्ट व्हिटमैन है वो ये कहते हैं कि मैं लोगों को समान रूप से वेलकम करता हूँ और समान रूप से उनको मेजर करता हूँ और उनका रेस्पेक्ट करता हूँ। इसके बाद दोस्तों इसमें एक लाइन और आती है, वैसे ये पूछी जा सकती है, आई एम सेटिस्फाइड आई सी डांस लाफ सिंग। ये किसने कहा है, ये भी मैं लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम सेटिस्फाइड, ये अपनी लाइफ से कहते हैं। आई एम सेटिस्फाइड आई सी डांस लाफ सिंग। किसने कहा है आई एम सेटिस्फाइड आई सी डांस लाफ सिंग? ये किसने बोला है? ये वॉल्ट व्हिटमैन ने बोला है। किसमें बोला है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कहा है। मैं संतुष्ट हूँ, मैं देखता हूँ, डांस करता हूँ, लाफ करता हूँ, सिंग करता हूँ। और वास्तव में देखा जाए ना तो इनके मन में कुछ चीज़ें थीं जो इनको परेशान करती थी। और परेशान क्या करती थी? जो इनके जो विचार थे ना, वो दूसरे लोगों से, जो इनकी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के जो लोग थे, उनसे मैच नहीं करते थे। और जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के जो व्यूज़ होते हैं उनको ये रिजेक्ट करते थे। और जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ होते हैं उनको फॉलो करते थे। और यही कारण है कि इनको जो मैस्कुलिन जेंडर के प्रति एक चार्म था, और उस वजह से लोग जो थे इनके अगेंस्ट भी थे। I believe in you, my soul. सो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ही कहते हैं, आई बिलीव इन यू एंड इन यू माई सॉल। मुझे पूरा विश्वास है मेरी आत्मा तुम पर। तो दोस्तों यहाँ पर वो बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल की, इमॉर्टलिटी ऑफ सॉल की। जो सॉल है वो जो है वो अमर है और उसका बहुत महत्व है अपने शरीर में। नोट वर्ड्स, नॉट म्यूजिक और राइम, ना शब्द है, ना संगीत है और ना कोई राइम है। आई वॉन्ट नोट कस्टम, मुझे कोई कस्टम भी नहीं चाहिए कि जो पुरानी रीति रिवाज है मैं उनको फॉलो करूं, उन पर चलूं, ऐसा भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और लेक्चर, ना ही मैं किसी लेक्चर का पार्ट बनकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता हूं। नॉट इवन द बेस्ट, और ना ही मुझे अच्छा बनना है कि मुझे सबसे अच्छा बनना है, भीड़ में सबसे अलग दिखना है, मेरी ऐसी भी कोई चाह नहीं है।
मैं तो केवल और केवल अपनी जर्नी को लीड कर रहा हूं, और जैसे कि अभी इन्होंने पीछे कहा था, आई एम सेटिस्फाइड, मैं क्या हूं, मैं संतुष्ट हूं। तो कुल मिलाकर एक सेटिस्फैक्शन था वॉल्ट विटमैन को अपनी लाइफ से, और तभी वो कहते भी हैं, आई बिलीव इन यू माई सोल, नोट वर्ड्स, नोट म्यूजिक और राइम, आई वॉन्ट नोट कस्टम और लेक्चर और नॉट इवन द बेस्ट। दोस्तों, जिंदगी में संतुष्टि होना, कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीज़ें हों और एक संतुष्टि वाली लाइफ हो, तो इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं लाइफ से। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्नोबिश टाइप के होते हैं, कुछ लोग बहुत ग्रेडी टाइप के होते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो लाइफ को एक गलत वे में जीते हैं। इसके बाद ये लाइंस देखिए दोस्तों, ये भी सॉल और बॉडी के जो एक कोऑर्डिनेशन है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। और क्या कहते हैं ये, I have said that the soul is not more than the body. The soul, I have said that the soul is not more than the body, and I have said that the body is not more than the soul. आई हैव सेड दैट, मैंने कहा सॉल इज नॉट मोर देन द बॉडी, जो सॉल है वो बॉडी से ज्यादा नहीं है। एंड आई हैव सेड दैट द बॉडी इज नॉट मोर देन द सॉल। दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो कहने का मतलब कि वन इज इनकम्प्लीट विदाउट अदर, एक जो है दूसरे के बिना अधूरी है। अगर जो हम आत्मा की बात करें तो आत्मा शरीर के बिना अधूरी है, और शरीर जो है वो आत्मा के बिना अधूरा है। तो यहां पर दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये कहते हैं कि जीवन में दोनों का ही महत्व है, शरीर का भी और आत्मा का भी। और अगर जो शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, और आत्मा को कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता, तो इस वजह से आत्मा की भी वैल्यू घट जाती है। तो इस वजह से उन्होंने कहा है, आई हैव सेड दैट द सॉल इज नॉट मोर देन द बॉडी, एंड आई हैव सेड दैट द बॉडी इज नॉट मोर देन द सॉल। किसने कहा है दोस्तों? वॉल्ट विटमैन के बहुत ही अच्छे व्यूज हैं, फिलोसॉफिकल व्यूज हैं, और ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ही है। आगे बढ़ते हैं। अब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को हम चेंज करते हैं और बात करते हैं एक और पोएम की, जो कि इनके कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास से है। ठीक है ना, ये जो पोएम है दोस्तों, देयर वाज अ चाइल्ड वेंट फोर्थ एवरी डे, ये वॉल्ट विटमैन के कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास से ये पोएम आती है। याद रख लेना दोस्तों, कौन सा कलेक्शन है? लीव्स ऑफ ग्रास है, जहां से ये पोएम आती है। और इसमें क्या कहते हैं? देयर वाज अ चाइल्ड वेंट फोर्थ एवरी डे, एक बच्चा था जो आगे बढ़ता चला जाता था। एंड द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ही लुक्ड अपॉन दैट ऑब्जेक्ट ही बिकेम, और जो पहली चीज थी जो वो देखता था वो उसकी हो जाती थी। एंड द ऑब्जेक्ट बिकेम पार्ट ऑफ हिम, और वो जो ऑब्जेक्ट जो उसका हिस्सा बन जाता था, फॉर द डे और अ सर्टेन पार्ट ऑफ द डे, उस दिन के लिए या फिर उस दिन के जो बचा हुआ भाग है उसके लिए। दोस्तों, बिल्कुल उस तरह से जैसे कि एक बच्चा होता है, वो दिन में किसी चीज को एक्सपीरियंस करता है। मान के चलो उसने एक बिल्ली देखी, और वो उस बिल्ली को जो है पूरे दिन उस बिल्ली के बारे में बातें करता है कि ये बिल्ली ऐसी थी, ये बिल्ली वैसी थी। तो पूरे के पूरे दिन वो उसी बिल्ली को लेकर बातें करता रहता है। तो उसी तरह से वो ये कहते हैं कि एक बच्चा था जो क्या करता था, जो हर दिन किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के उसमें आ जाता था, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो वो देख लेता था, उसको देखकर वो पूरे दिन उसके ऊपर चर्चाएं करता था, और वो उसका पार्ट बन जाता था। वो ऑब्जेक्ट उसकी लाइफ का हिस्सा बन जाता था, उस दिन का हिस्सा बन जाता था। तो ये लीव्स ऑफ अ ग्रास से है। और पोएम का नाम दोस्तों क्या है? पोएम का नाम है देयर वाज अ चाइल्ड वेंट फोर्थ एवरी डे। क्या नाम है? देयर वाज अ चाइल्ड वेंट फोर्थ एवरी डे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
and all the changes of city and country wherever he went. दोस्तों इसको समझते हुए चलिए, एंड ऑल द चेंजेस ऑफ सिटी एंड कंट्री, और जितने भी बदलाव थे सिटी के, कंट्री के, वेयर एवर ही वेंट, जहां भी वो गया, हिज ऑन पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स थे, ही दैट हैड फादर्ड हिम, जो उसके मतलब जिसने उनको पाला पोसा था, जिसने उसको बड़ा किया था, जो उसके फादर के बारे में बात कर रहा है वो, कि जिससे उसको फादरहुड मिला था, एंड शी दैट हैड कंसीव्ड हिम, और वो लेडी जिसने उसको कंसीव किया था, इन हर वॉम, अपने वॉम में, एंड बर्थ हिम, उसको जन्म दिया था, यानी कि अपनी माँ के बारे में बात कर रहा है। दे गेव दिस चाइल्ड मोर ऑफ देमसेल्फ, इन उन्होंने इस बच्चे को अपने से कहीं ज्यादा दिया, देन दैट दे गेव हिम, आफ्टरवर्ड एवरी डे दे बिकेम पार्ट ऑफ हिम, और इसके बाद वो हर दिन उसके जीवन का हिस्सा बन गए। तो ये दोस्तों वही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस चीज से भी वो मिला, जो भी उसने एक्सपीरियंस किया, उसको अपना हिस्सा बना लिया, उसको अपने लाइफ का पार्ट बना लिया। और पोएम का नाम दोस्तों क्या है? देयर वॉज ए चाइल्ड वेंट फोर्थ, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है दोस्तों, लीव्स ऑफ ग्रास से। जो लीव्स ऑफ ग्रास, जो इनका वॉल्ट विटमैन का जो कलेक्शन है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट पोएम ये आती है, तो इसको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो मैं लिख रहा हूं, व्हाट इज इट देन बिटवीन अस, व्हाट इज इट देन बिटवीन अस,
what is it the count of scores or hundreds of years between us? Whatever it is, it avails not distance avails not and place avails not। दोस्तों ये है व्हाट इज इट देन बिटवीन अस। तो हमारे बीच में क्या है, व्हाट इज इट द काउंट ऑफ स्कोर्स, और जो स्कोर्स का काउंट हम करते हैं ऑफ 100 ईयर्स की, हम 100 ईयर्स को काउंट करते हैं बिटवीन अस अपने बीच में लेकर, वो क्या है, ये लाइफ टाइम की बात वो कर रहा है। वट एवर इट इज, जो भी है, इट अवेल्स नॉट, ये हमें मिल नहीं पाता। डिस्टेंस अवेल नोट्स, ये दूरियां उपलब्ध नहीं हो पाती। एंड प्लेस अवेल्स नोट्स, और जो स्थान हम चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता। तो दोस्तों ये जो लाइंस हैं ये कहां से ली गई हैं, ये लाइन ली गई है इनकी द ब्रुकलिन फेरी से। ध्यान रखना, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी से ये लाइन है। पोएम का नेम है ये क्रॉसिंग, ध्यान रखना, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी से ये लाइंस आती हैं, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी से। और ये किसके द्वारा है, वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई पोएम है। और यहां पर जो है इस पोएम में दोस्तों, वैसे तो ये पोएम फुल ऑफ जो है नेचर के एप्रिसिएशन को लेकर है, प्रकृति का दृश्य है, नदी का दृश्य है, लेकिन यहां पर जो लाइंस हैं ये इनके फिलोसॉफिकल टच को रिप्रेजेंट करती हैं। अगेन वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पोएम दोस्तों। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये, और इससे भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, और या फिर ये पूछ ले कि ये पोएम किसकी है, ऐसे भी आ जाता है, और लाइंस भी आ सकती हैं। तो दोनों चीज़ों को समझते हुए चलना है। और पोएम का नाम है आउट ऑफ द क्रेडल एंड लेस्ली रोकिंग। आउट ऑफ द क्रेडल एंड लेस्ली रोकिंग, दिस इज द टाइटल ऑफ द पोएम। ये पोएम का टाइटल है। पूछ लिया जाता है कि किसकी लिखी हुई है, आपका आंसर होगा वॉल्ट विटमैन की लिखी हुई है। और इसमें जो ये लाइन्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रोइंग माई सेल्फ ऑन द सैंड, confronting the waves, I chanter of pains and joys, uniter of here and hereafter। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रोइंग माई सेल्फ ऑन द सैंड।
अपने आप को इस स्टैंड पर धकेल कर, कॉन्फ्रंटिंग द वेव्स, इन लहरों के हवाले कर कर, आई चैंटर ऑफ पेन्स, मैं गम की बात करता हूँ, एंड जॉयज और आनंद के गीत गाता हूँ, यूनाइटर ऑफ हेयर एंड हेयर आफ्टर। और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो कहते हैं ना, व्हील एंड बॉय आर द पार्ट ऑफ लाइफ, कि जीवन में सुख और दुख तो दोनों चलते रहते हैं। तो वो उसी सुख और दुख की बात करता है। और ये क्या है, आउट ऑफ द क्रेडल एंड लेस्ली रोकिंग से ये लाइंस आती हैं, जो कि वॉल्ट व्हिटमैन की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इसके बाद दोस्तों ये इनकी फिर से एक और इम्पोर्टेंट पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी, जिसका नाम है आई हियर अमेरिका सिंगिंग। याद रख लेना, पोएम का नाम क्या है, आई हियर अमेरिका सिंगिंग। आई हियर अमेरिका सिंगिंग। आई हियर अमेरिका सिंगिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स बाय वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन की पोएम है, और जिसमें वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं कि अमेरिका के लोग क्या हैं। जैसे कि अमेरिका की, जैसे हमने लंदन की बात की थी, लंदन के लोग कैसे हैं, भौतिकवादी लोग हैं, वो अपने आप में बिजी रहते हैं। और यहाँ पर ऐसे ही वो ये कहते हैं कि अमेरिका के जिन लोगों को मैं सुनता हूँ, चाहे वो किसी भी काम को कर रहे हो, अपने अलग अलग कामों में, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो वो कोई गीत गा रहे हो और उनका गीत चल रहा हो। तो क्या वो कहते हैं, देखिए, I hear America singing the varied carols I hear. The carpenter, singing ये है दोस्तों, आई हियर अमेरिका सिंगिंग द वेराइड कैरोल्स आई हियर।
मैं अमेरिका को गीत गाते हुए सुनता हूं और अलग अलग तरह से गाते हुए सुनता हूं। द कारपेंटर सिंगिंग एज ही मेजर्स हिज प्लैंक एंड बीम्स, जो कारपेंटर है अपने मेजरमेंट के गीत गाता है। जो मैसोन है वो गीत किसके गीत गाता है कि उसको काम पे जाना है और कब काम से वापस आना है, उसकी बात वो उसके गीत गाता है। और जो बोटमैन है, जो नाव को चलाने वाला है, वो किसके गीत गाता है, व्हाट बिलोंग्स टू हिम इन हिज बोट, कि वो अपनी बोट से संबंधित गीत गाता है। सिंगिंग विद ओपन माउथ देयर स्ट्रॉन्ग मेलोडियस सॉन्ग, और सभी ये ओपन माउथ के साथ अपने मेलोडियस सॉन्ग्स को गाते हैं। तो दोस्तों ये वो बात है जैसे कि हम देखते भी हैं सोसाइटी में लोगों को कि वो आपस में बातें करते हैं और अपने अपने फील्ड की लोग सब बातें करते हैं। तो यहाँ पर उनको वो गीतों का नाम देता है, जो वॉल्ट विटमैन जो पोइट है उन्होंने उसको गीतों का नाम दिया है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर दे ऑल आर बिजी, वो अपने सभी कामों में बिजी हैं। तो वो जो पोइट वो ये कहता है कि भाई ये तो लोग गीत गाते रहते हैं और इनके लिए ये सॉन्ग्स ही कैसे हैं, ये सॉन्ग्स ही इनके लिए मेलोडियस सॉन्ग्स हैं, मतलब सॉन्ग्स रिलेटेड टू देयर ऑन लाइफ, जो उनकी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड है वो उनके लिए कैसे हैं, वो अपने खुद के गीत हैं। इसके बाद दोस्तों आई हियर इट वॉज चार्ज्ड अगेंस्ट मी। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इनको लेकर ये कहा जाता था कि होमोसेक्सुअलिटी को लेकर इनके बारे में बातें होती थी और इनको ये कहा जाता था कि ये कहीं ना कहीं मैस्कुलिन सेक्स में इन्वॉल्व है, यानी कि ये पुरुष है, ये मेल है और ये मेल के प्रेफर ही, मतलब मेल सेक्स को ही फॉर द लव मेकिंग प्रेफरेंस देते हैं। तो ऐसा इनके ऊपर आरोप लगा और इनकी जो पोएम्स हैं, कुछ पोएम्स में वो चीज़ रिवील भी होती है। तो इस बात को लेकर सोसाइटी ने एक ऑब्जेक्शन किया। तो वहां पर ये कहते हैं कि आई हियर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी, कि मैंने सुना कि ये मेरे ऊपर आरोप लगा है, मेरे ऊपर कहा गया है। तो दोस्तों ये जो पोएम है इनकी अपनी जो स्थिति इनके साथ हुई थी उसको दर्शाती, क्योंकि ये जो ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स ऑफ सोसाइटी होते हैं उनको ये रिजेक्ट करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। I hear it was charged against me that I sought to destroy institutions. But really I'm neither for nor दोस्तों ये कहा गया है आई हियर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी, मुझे पता चला कि मेरे ऊपर ये आरोप लगा है दैट आई सॉट टू डिस्ट्रॉय इंस्टीट्यूशंस, कि मैं किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करता हूँ, इंस्टीट्यूशंस को। अब ये इंस्टीट्यूशन क्या है, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिलेशंस की बात हो रही है दोस्तों, याद रख लेना, इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस, याद रखना किसके इंस्टीट्यूशंस की बात है यहाँ पर, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस को ब्रेक कर रहा हूँ। ब्रेक कैसे कर रहा हूँ कि मैं पुरुषों के साथ संबंध में इन्वॉल्व हूँ, ये कहा जा रहा है मेरे ऊपर, वो ये बात कहते हैं वॉल्ट विटमैन। तो मेरे ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, बट रियली आई एम नीदर नोर अगेंस्ट एनी इंस्टीट्यूशन, लेकिन सच बताऊं तो मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं हूं। वो ये कहते हैं कि अगर जो मैं इस इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर रहा हूं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट आई एम नॉट अगेंस्ट योर इंस्टीट्यूशंस, मैं तुम्हारे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ तो नहीं हूं ना। तो वो ये बात यहां पर कहते हैं। और ये इसमें लास्ट लाइन आती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द डियर लव ऑफ कॉमरेड्स। मेरा तो इंस्टीट्यूशन क्या है, मेरा तो प्रेम का इंस्टीट्यूशन है जो मैं अपने दोस्तों के साथ करता हूं। तो अपने दोस्तों के साथ प्रेम करता हूं, उसमें इन्वॉल्व रहता हूं। तो ये लाइन इन्होंने बोली किस पोएम में अपनी, आई हियर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी में।
अब इसके बाद हम इनकी नेक्स्ट पोएम पर आ जाते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि सेशन अच्छा लग रहा होगा, और सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ये पोएम का नाम है इनकी आई सॉ इन लुसियाना अ लाइव ओक ग्रोइंग। मैंने लुसियाना में एक लाइव ओक को ग्रो करते हुए देखा। तो ये लुसियाना इज द नेम ऑफ प्लेस, ये प्लेस का नाम है। और वहां पर इन्होंने क्या देखा, एक ओक ट्री को देखा, उसके एक्सपीरियंस को ये बता रहे हैं और उसके एक्सपीरियंस को अपने साथ ये कंपेयर करेंगे। तो यहां पर ये ओक का एग्जांपल क्यों देते हैं, ओक को किससे कंपेयर करते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि ही कंपेयर्स द ओक विद हिमसेल्फ, अपने आप से वो कंपेयर करते हैं। और क्या कहते हैं, पहली लाइन तो दोस्तों यही होगी, आई सा इन लुसियाना अ लाइव ओक ग्रोइंग। नेक्स्ट में लिख देता हूं, ऑल अलोन stood it and the moss hung down from the branches. Without any companion it grew, there uttering joys of दोस्तों ये आता है, देखो ध्यान से समझना, आई सा इन लुसियाना अ लाइव ओक ग्रोइंग। पोइट ने जो लाइव ओक था वो ग्रो करते हुए कहाँ देखा, लुसियाना में देखा। अलोन स्टूड इट एंड द मास हंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस विदाउट एनी कंपेनियन इट ग्रू देयर अटरिंग इन जॉयज लीव्स ऑफ डार्क ग्रीन। अकेले खड़ा था और वहां पर इसका कोई कंपेनियन नहीं था। एंड इट लुक रूड अनबेंडिंग लस्टी, कैसा लग रहा था, रूड लग रहा था, अनबेंडिंग लग रहा था और लस्टी लग रहा था। और ये सारे के सारे जो ट्रेट्स हैं ये पोइट अपने आप में भी देखता है। तो तभी तो वो कहता है मेड मी थिंक ऑफ माई सेल्फ, और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये मैं हूं या ओक ट्री है। तो इस तरह से दोस्तों ये पोएम होती है आई सा इन लुसियाना अ लाइव ओक ग्रोइंग। आई होप कि समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों ये इनकी पोएम आती है वंस सेल्फ आई सिंग। वंस सेल्फ आई सिंग किसकी पोएम है, आपका आंसर होगा सर वॉल्ट विटमैन की पोएम है। और क्या वो कहते हैं यहां पर, वंस सेल्फ आई सिंग ए सिंपल सेपरेट पर्सन
अपने आप को सेपरेट बताते हैं, सेपरेट फ्रॉम द अदर पीपल, सेपरेट फ्रॉम द सोसाइटी, मतलब दूसरों की तरह नहीं है, इस वजह से वो सेपरेट कहते हैं खुद को। अदरवाइज इनको जो कंपनी है लोगों की वो पसंद है, और मैंने आपको बताया भी था मिलनसार बहुत थे। वो ये कहते हैं वन सेल्फ आई सिंग अ सिंपल सेपरेट पर्सन। दोस्तों क्या वो कहते हैं कि मैं जो है अपने आप ही स्वयं एक गीत गाता हूं, और किस चीज का, सिंपल और सेपरेट पर्सन के रूप में, येट अटर द वर्ड डेमोक्रेटिक, लेकिन मैं गा तो गीत खुद का रहा हूं, लेकिन बात किसकी कर रहा हूं, डेमोक्रेटिक शब्द को मैं यूज कर रहा हूं। डेमोक्रेटिक आप जानते हैं प्रजा को लेकर होता है, लोगों को लेकर होता है, तो मैं वर्ड कौन सा यूज कर रहा हूं, वो ये कहते हैं कि मैं डेमोक्रेटिक वर्ड को यूज कर रहा हूं, और इसके साथ साथ मैं वर्ड यूज करता हूं इन मेस को। इन मेस का मतलब क्या होता है, इन मेस का मतलब होता है ऑल टुगेदर, यानी कि मैं सभी को साथ लेकर चलने की बात कर रहा हूं। मैं गीत गा रहा हूं सिंगल सेपरेट पर्सन का, और लेकिन इसके बाद भी मैं डेमोक्रेटिक शब्द को यूज करता हूं, और वर्ड इन मेस यानी कि ऑल टुगेदर वाले वर्ड को, जो सबको साथ लेकर चलने वाला शब्द होता है, उसको मैं यूज करता हूं। आगे सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों इसको समझना, ऑफ फिजियोलॉजी फ्रॉम टॉप टू टो आई सिंग। मैं किसके गीत गाता हूं, वो कहते हैं मैं फिजियोलॉजी के गीत गाता हूं, नोट फिजिग्नोमी, और मैं फिजिग्नोमी के गीत नहीं गाता हूं। अब इसका मतलब क्या है, वो ये कहते हैं कि जो साइंटिफिक ऑर्गन्स हैं, जो साइंटिफिक एक नेचर ऑफ बॉडी है, मैं उसके तो गीत गाता हूं, लेकिन मैं किसके गीत नहीं गाता हूं, फिजियोग्नोमी के मैं गीत नहीं गाता हूं। फिजियोग्नोमी क्या होता है दोस्तों, दोनों में अंतर होता है। तो फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी हम उसको बोलते हैं जहां पर हम फिजिक्स से किसी का जो है आकलन करते हैं, उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसके ऑर्गन से। और फिजियोग्नोमी क्या होता है, जहां पर किसी को, इंसान को उसके चेहरे से हम जज करने की बात करें, उसके एक्सप्रेशन से जज करने की बात करें, तो वो होता है। तो वो ये कहता है कि मैं जो गीत गाता हूं, किसके गाता हूं, मैं फिजियोलॉजी के गीत गाता हूं, टॉप टू टो सिंग गाता हूं, लेकिन मैं फिजिग्नोमी के गीत नहीं गाता हूं। तो वो ये बात यहां पर कहते हैं। कहने का मतलब मैं किसी व्यक्ति के चेहरा देखकर उसका आकलन नहीं करता, उसके चरित्र को उसका चेहरा देखकर नहीं मेजर करता। द मॉडर्न मैन आई सिंग, और मैं आधुनिक व्यक्ति के गीत गाता हूं। यह भी लाइन इंपॉर्टेंट है, द मॉडर्न मैन आई सिंग, कि मैं आधुनिक व्यक्ति के गीत गाता हूं। ये कहां पर आता है, वंस सेल्फ आई सिंग में वॉल्ट विटमैन के द्वारा बोली गई लाइन्स हैं। तो दोस्तों ये वन सेल्फ आई सिंग में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनकी पोएम आती है ऑन द बीच एट नाइट। ऑन द बीच एट नाइट, क्वेश्चन आ सकता है ऑन द बीच एट नाइट किसकी पोएम है। आपका आंसर होगा सर वॉल्ट विटमैन की। किसकी पोएम है दोस्तों, वॉल्ट विटमैन की पोएम है ऑन द बीच एट नाइट।
यहाँ पर एक छोटी बच्ची है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। छोटी बच्ची होती है इस पोएम में और वो अपने फादर के साथ बीच पर जाती है, और जब वो अपने फादर के साथ बीच पर जाती है तो वहाँ पर वो उन काले बादलों को देखती है, घने बादलों को देखती है, तो उसको डर लगता है कि कहीं ये जो बादल हैं ये हैवॉक ना क्रिएट कर दें। तो उस समय जो फादर हैं वो अपनी बच्ची को उसी की तरह समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये है इस पोएम में, ये तो नेचुरल फैक्ट है लाइफ का। और दूसरी चीज वो ये भी बताना चाहते हैं इस पोएम में कि जो डेथ है वो सर्टेन है। पहली लाइन तो यही है, ऑन द बीच एट नाइट। फिर नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं, स्टैंड्स अ चाइल्ड विद हर फादर। एक बच्ची है छोटी सी, किसके साथ? अपने फादर के साथ आई हुई है। वॉचिंग द ईस्ट, द ऑटम स्काई, अप थ्रू दी डार्कनेस। अंधेरे से वो बेचारी घबरा जाती है जब वो किसको देखती है? वाइल रेवनिंग क्लाउड्स, द बरियल क्लाउड्स। इन सभी को देखती है तो उसको लगता है कि कहीं जो, और वो एक उसको लगता है कि ये जो क्लाउड्स है ये कहीं जो हमारे जो लाइक स्फीयर्स वगैरह है या फिर जो हमारी जो पृथ्वी है इसको ये नष्ट ना कर दें। तो उस समय जो फादर हैं वो क्या कहते हैं? इतना पहले क्लियर हो गया, आगे मैं बताता हूं आपको। तो फादर क्या कहते हैं? वीप नोट चाइल्ड। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक लाइंस हैं। वीप नोट चाइल्ड, वीप नोट माय डार्लिंग। अब ये क्वेश्चन आता है, डार्लिंग किसके लिए कहा गया है? डॉटर के लिए कहा गया है, ठीक है ना, डॉटर के लिए कहा गया है। तो वीप नोट माय डार्लिंग with these kisses let me remove your tears, the ravening clouds shall not long be विक्टोरियस। दोस्तों इसका दूसरा मीनिंग भी यहां पर आता है, वो ये कहते हैं कि बच्चे रो मत, ठीक है ना, मेरी प्यारी सी बच्ची रो मत। विद दीज किसेस लेट मी रिमूव योर टीयर्स, इन किसेस के साथ मुझे तुम्हारे आंसुओं को पूछने दो। द रेवनिंग क्लाउड शैल नॉट लॉन्ग बी विक्टोरियस, और ये जो बादल है ये विजयी प्राप्त नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब जो है वो मृत्यु जो है वो क्या कर सकती है? मृत्यु शरीर पर विजय प्राप्त कर सकती है लेकिन आत्मा पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि जो आत्मा है वो अमर है। इनकेस कुछ होता भी है तो भी कोई डरने की बात है नहीं, क्योंकि जो आत्मा होती है वो हमेशा अमर होती है। तो इस बात को वो उसको समझाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इनकी पोएम है दोस्तों पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया ये पोएम है जो वॉल्ट विटमैन की पोएम है। पोएम का नाम क्या है? पैसेज टू इंडिया है। और इसमें क्या आता है वो ये कहते हैं, सिंगिंग माई डेज।
singing the great achievements of the present singing the strong light works of engineers are modern wonders। दोस्तों ये क्या कहते हैं यहाँ पर पैसेज टू इंडिया में, सिंगिंग माई डेज, मैं अपने दिनों के गीत गा रहा हूँ, सिंगिंग द ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट की उपलब्धियां हैं उनके गीत गा रहा हूँ, सिंगिंग द स्ट्रॉन्ग लाइट वर्क्स ऑफ इंजीनियर्स, और जो स्ट्रॉन्ग लाइट वर्क्स हैं इंजीनियर्स के उनके गीत में गाता हूँ, और मॉडर्न वंडर्स, और उनको वो क्या कहकर पुकारते हैं, अपने आधुनिक वंडर्स कहकर पुकारते हैं। तो ये पैसेज टू इंडिया में है। आगे बढ़ते हैं। Finally shall come the poet worthy of that name, the true Son of God shall come, singing his songs. फाइनली शैल कम द पोइट वर्दी ऑफ दैट नेम, जो फाइनली है, जो पोइट है वो उस नाम के योग्य बनेगा। द ट्रू सन ऑफ गॉड, किस रूप में, जो ट्रू सन ऑफ गॉड है, जो भगवान का सच्चा बेटा है, यानी कि पोइट के लिए कहा गया है, शैल कम सिंगिंग हिज सॉन्ग्स, और फाइनली वो अपने गीत गाएगा। सभी अपने अपने गीत गा रहे हैं, तो जो पोइट है, पोइट को उसने ट्रू सन ऑफ गॉड कहा है और वो भी अपने गीत गाएगा। तो दोस्तों ये पैसेज टू इंडिया के इंपॉर्टेंट पैसेजेस थे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और देख लीजिए, एक पैसेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है पैसेज टू इंडिया से ही, इसको भी हम स्किप नहीं कर सकते, तो इसको भी आप समझते हो। चलिए, ओ बिल्कुल हमें याद दिलाता है यूलिसिस पोएम की, जो टेनिसन की है। जैसे यूलिसिस अपनी यात्रा के लिए तैयार था, अपने साथियों से कहता है, ऐसे ही यहां पर जो पोएट है वो क्या कहता है, ओ वी कैन वेट नो लॉन्गर, अब ज्यादा इंतजार नहीं हो सकता। वी टू टेक शिप O Saul, joyous, we to launch, out on trackless seas, fearless of unknown shores, दोस्तों ये बात वो कहते हैं, ओ वी कैन वेट नो लॉन्गर, अब इंतजार नहीं होता। वी टू टेक शिप ओ सोल, अब हमें अपने इस जहाज को लेकर बढ़ना है। अपनी आत्मा से कहते हैं, जॉयस वी टू लॉन्च एट
आउट ऑन ट्रंकलेस सी, और वो ये कहते हैं इस ट्रंकलेस सी पर हमें बिल्कुल आनंद के साथ बढ़ना है, फियरलेस ऑफ अननोन शोर्स, और जो अननोन शोर्स हैं उनसे हमें फियरलेस रहना है, यानी कि डरना नहीं है। तो ये बात जो है पैसेज टू इंडिया में वो कहते हैं। अब इसके बाद दोस्तों एक और इस पैसेज टू इंडिया का ये भी इंपॉर्टेंट है, पैसेज टू मोर देन इंडिया ओ सीक्रेट ऑफ द अर्थ एंड स्काई, of you of waters of the sea, passage to more than India, O secret of the earth and sky, of you O water of the sea। ये लाइन भी कहाँ से आती है? सिंपल है दोस्तों, तो ये लाइंस कहाँ से आती हैं? पैसेज टू इंडिया बाय वॉल्ट विटमैन से ये लाइन आती हैं, पैसेज टू इंडिया से। दोस्तों पैसेज टू इंडिया ये 9 सेक्शंस में बटी हुई इनकी वॉल्ट विटमैन की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, 1868 में ये पब्लिश हुई थी। इसके बाद हम आते हैं इनकी एक और पोएम पर, पोएम का नाम है एनिमल्स। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स को यहाँ पर बेटर देन बताया गया है, किससे? ह्यूमन बींग से। और क्या कहते हैं? आई थिंक आई कुड नॉट टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, मैं नहीं टर्न कर सकता और मैं जानवरों के साथ नहीं रह सकता। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, वो इतने अच्छे होते हैं और नियमित रूप से रहने वाले होते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एरिड वीप फॉर देयर सिंस, और वो अंधकार में यूं ही लेटे नहीं रहते और अपने जो पाप हैं उनके लिए वो रोते नहीं है, प्रायश्चित नहीं करते। जबकि ह्यूमन बींग जो है वो पाप करता भी है और उसका प्रायश्चित भी करता है, और जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो बेटर होते हैं किससे? ह्यूमन बींग से। तो दोस्तों ये किस पोएम में उन्होंने कहा है? एनिमल्स पोएम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है, छोटी सी पोएम है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। A woman waits for me। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पोएम है, ये पूछी जा सकती है किसकी है? A woman waits for me। तो आपका आंसर क्या होगा? वॉल्ट विटमैन की पोएम है A woman wait for me। और कैसी वुमेन उसका इंतजार करती है? ऐसी वुमेन जिसको सेक्स की मतलब चाहत है या फिर स्टार्विंग फॉर सेक्स।
और क्या वो कहते हैं इसमें, सेक्स कंटेन्स ऑल बॉडीज कोमा सॉल्स। जो सेक्स है, सेक्स में सारी चीजें आ जाती हैं, बॉडी भी आ जाती है, सॉल भी आ जाती है। मीनिंग्स, प्रूफ्स, प्योरिटीज, डेलिकेसीज, ये सभी चीजें आ जाती हैं। सेक्स कंटेन्स ऑल बॉडीज, सॉल्स, मीनिंग्स, प्रूफ्स, प्योरिटीज, डेलिकेसीज, ईच एंड एवरीथिंग, ये सभी चीज किसका पार्ट है, सेक्स का पार्ट है। सॉन्ग्स, कमांड्स, हेल्थ, प्राइड, मैटरनल, मिस्ट्री, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ सेक्स एंड शी इज रिक्वायर्ड ऑफ सेक्स। जो वुमेन वेट्स फॉर मी, इस जिस स्त्री को वो कहते हैं मेरा इंतजार है, उसे क्या चीज चाहिए, अब इसके बाद दोस्तों ये इसमें ही ये लाइंस आती हैं, आई ड्रॉ यू क्लोज टू मी, यू वुमेन आई कैन नॉट लेट यू गो, I would do you good, I am for you and you are for me, दोस्तों ये आई ड्रॉ यू क्लोज टू मी, यू वीमेन, वो ये कहता है कि तुम सभी स्त्रियों को, वो स्त्री जो मुझे चाहती हैं, किसी स्पेशल स्त्री की बात नहीं फोकस कर रहा है यहां पर, कहता है जो भी स्त्री मुझे चाहती है वो मेरे करीब आ सकती है। आई कैन नॉट लेट यू गो, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अगर जो तुम मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आई वुड डू यू गुड, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करूंगा। आई एम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हूं, एंड यू आर फॉर मी, और तुम किसके लिए हो, तुम मेरे लिए हो। तो दोस्तों ये किसने कहा है, ये वॉल्ट व्हिटमैन बोलते हैं अ वुमन वेट्स फॉर मी में, कि कोई ना कोई एक ऐसी औरत तो है जो मेरा इंतजार कर रही है, और उनको लगता है कि वो जो औरत है जो उनका इंतजार कर रही है, शी इज हंगर ऑफ सेक्स, हंगर फॉर सेक्स, सॉरी। दोस्तों और एक बात और याद रख लेना इसमें कि ये जो पोएम है अ वुमेन वेट्स फॉर मी की अगर जो हम बात करते हैं, तो ये पोएम एक ऐसी पोएम है जो इन्होंने अपने दोस्त और कंटेम्प्रेरी राइटर थे जिनका नाम था एमरसन को एक लेटर लिखा था। याद रख लेना दोस्तों, एमरसन को लेटर लिखा था, उस लेटर में इन्होंने अपने सेक्स प्रोग्राम के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, सेक्स प्रोग्राम के बारे में बताया था। तो उस सेक्स प्रोग्राम में वो अपनी इस पोएम अ वुमेन वेट्स फॉर मी को भी मेंशन करते हैं अ लेटर टू एमरसन में, जिनका पूरा नाम है राल्फ वाल्डो एमरसन। दोस्तों पोएम का नाम है Whoever You Are Holding Me Now in Hand। चाहे तुम कोई भी हो जिसने मेरा हाथ थाम रखा है। ये जो पोएम है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके ऊपर एक चार्ज लगा था
तो उसी चीज़ को ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, उन कन्वेंशंस का ये रिजेक्शन करते हैं और सिंपली ये बिल्कुल कहते हैं हूएवर यू आर, तुम चाहे कोई भी हो, होल्डिंग मी नाउ इन हैंड, की जिसने मेरा हाथ थामा हुआ है और मैं उसकी बात करें तो कहने का मतलब यहाँ पर एक मेल सेक्सुअल रिलेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। और क्या वो कहते हैं, देखिए ये किसी फीमेल से नहीं कह रहे हैं, मेल से कह रहे हैं। क्या कहते हैं, अपने किसी कंपेनियन से कहते हैं, अपने किसी साथी से, हेयर टू पुट योर लिप्स अपॉन माइन आई परमिट यू। With the comrades long dwelling kiss or the new husband's kiss। अंदर है, for I am the new husband and I am the comrade। वो ये कहते हैं हेयर टू पुट योर लिप्स अपॉन माइन, एक काम करो कि तुम अपने जो लिप्स हैं उनको मेरे होठों के ऊपर रख दो। विद द कॉमरेड लॉन्ग ड्वेलिंग किस और द न्यू हस्बैंड्स किस, और किस तरह से इसको लो, एक लॉन्ग ड्वेलिंग किस के रूप में या फिर हस्बैंड किस के रूप में इसको एक्सेप्ट करो। फॉर आई एम द न्यू हस्बैंड एंड आई एम द कॉमरेड, क्योंकि मैं तुम्हारा न्यू हस्बैंड हूं और मैं ही तुम्हारा कॉमरेड हूं। वो ये बात यहां पर कहते हैं और अपने एक मेल फ्रेंड को रेफर करके ये बात कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं, एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट। और वो ये कहते हैं आई एम द कॉमरेड, मैं कॉमरेड हूं। फिर इसके बाद आगे आप देखिए, इतना क्लियर हो गया होगा। where I may feel the throbs of your heart and rest upon your hip carry me when you go forth over land or sea। दोस्तों यहाँ पर ये सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो सीन है वो रिप्रेजेंट किया गया है। क्या कहते हैं, वेयर आई मे फेल द थ्रॉप्स ऑफ योर हार्ट, जहाँ पर मैं तुम्हारे थ्रॉप्स ऑफ हार्ट है उसको फेल कर सकूं, एंड रेस्ट अपॉन योर हिप, उस पर आ सकूं। और इसके बाद वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद कहते हैं कि कैरी मी व्हेन यू गो फोर्थ ओवर लैंड और सी, और कहीं भी मुझे ले जाओ, कि लैंड पर या सी में, मतलब ही इज रिप्रेजेंटिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन हिम एंड हिज फ्रेंड। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
टीयर्स 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 in the night, in solitude tears. क्या वो कहते हैं? टीयर्स 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 इन द नाइट इन सॉलिट्यूड टीयर्स. तो टीयर्स, ये जो दोस्तों, ये जो टीयर्स 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 कहा गया है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है, ये इनकी पोएम टीयर्स से है. टीयर्स से ही समझ जाना किसकी पोएम है? वॉल्ट विटमैन की पोएम है, टीयर्स पोएम है, जिसमें वो टीयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे? सॉलिट्यूड टीयर्स के रूप में इनको रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद दोस्तों इनकी एक पोएम आती है, गुड बाय माई फैंसी. सर ऊपर जिम में किसी को भेजना, वो गुड बाय माई फैंसी, ये इनकी पोएम आती है दोस्तों. बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी, वॉल्ट विटमैन की पोएम गुड बाय माई फैंसी. इसमें आप देखेंगे कि क्या वो कहते हैं, जो उनकी फैंसी है, जो इमेजिनेशन है, उसके लिए वो यहाँ पर बात करते हैं. और क्या कहते हैं? गुड बाय माई फैंसी, स्टार्टिंग की लाइन तो यही आएगी, फेयरवेल डियर मेट. अपनी जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है उसको वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब विदाई है दोस्तों, क्योंकि अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही, बल्कि 1 साल पहले ही इन्होंने ये पोएम लिखी थी. तो तब ये बोलते हैं डियर मेट कहकर. किसको बोलते हैं? फैंसी को डियर मेट. इस जो सोर्स ऑफ इमेजिनेशन है उसको डियर मेट कहा गया है. और कहते हैं आई एम गोइंग अवे, क्योंकि कहते हैं जाने वाले को एहसास हो जाता है अपने जाने का, तो वो यही बात कहते हैं, आई एम गोइंग अवे, आई नो नॉट वेयर. मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूं. सो गुड बाय माई फैंसी. तो ये कहते हैं सो गुड बाय माई फैंसी, तो मेरी फैंसी तुम्हें अब गुड बाय है. तो दोस्तों ये पोएम है इनकी, गुड बाय माई फैंसी. किसकी पोएम है? वॉल्ट विटमैन की पोएम है. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. इसके बाद दोस्तों इनकी एक पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इन्होंने, जो वॉल्ट विटमैन थे, उनके जो अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनके ऊपर इन्होंने लिखी थी, ओ कैप्टन माय कैप्टन. Just a minute. पोएम का नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन. ओ कैप्टन माय कैप्टन, ठीक है ना. ये पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्या इसमें कहते हैं वो, ओ कैप्टन माय कैप्टन, फर्स्ट लाइन तो यही है. और यहां पर नेक्स्ट लाइन में कहते हैं द शिप हैज weathered every wreck
द प्राइज वी सॉट इज वॉन। जहाज तो पूरी तरह से टूट गया, लेकिन जो प्राइज है वो हम जीत गए। कहने का मतलब हमें जीत हासिल हुई। द पोर्ट इज नियर, द पोर्ट इज नियर, द बेल आई हियर। दोस्तों इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, आज इलेक्ट्रिक फॉल्ट है और हमारे जो इन्वर्टर हैं वो भी डाउन हो चुके हैं, बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये लाइट ना बुझे इससे पहले मैं कि आपको पूरी तैयारी करा दूं। तो आपके लिए लगा पड़ा हूं मैं, और बस अच्छी तरह से आपको तैयारी करानी है। द पोर्ट इज नियर, द बेल आई हियर, द पीपल ऑल exalting। इसके बाद दोस्तों इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक तो ये कि द शिप वॉज वेदर्ड, एवरी रैक, द प्राइज वी शॉट इज वॉन, द पोर्ट इज नियर, द बेल हियर, द पीपल आर ऑल एक्सल्टिंग। इसके साथ साथ यहां पर ये लाइन आती है दोस्तों, ओ हर्ट, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। बट ओ हर्ट और ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन lies fallen cold and dead। दोस्तों ये जो वो है, ये यहाँ पर जो कैप्टन है वो किसको रिप्रेजेंट किया गया है? कैप्टन रिप्रेजेंट किया गया है जो मिसिंग द नेम, अब्राहम लिंकन को, ठीक है ना, जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनको रिप्रेजेंट किया गया है। मैं पहले शायद कुछ गलत बोल गया, अब्राहम लिंकन को यहां पर जो प्रेसिडेंट है वो रिप्रेजेंट किया गया है, और जो जहाज है, शिप है, वो यहां पर जो रिप्रेजेंट किया गया है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट किया गया है। और वो ये कहते हैं कि सब कुछ सही है, ठीक है, लेकिन जीत भी हासिल हो गई, लेकिन क्या हुआ? बट ओ हर्ट ओ ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। कि मेरा जो कप्तान है वो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, उसका शरीर ठंडा है और वो मृतक हो चुका है, यानी कि मर चुका है। ये बात यहां पर कही गई है। तो दोस्तों ये जो पोएम है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, ओ कैप्टन माय कैप्टन भी। और इसके अलावा मैंने आज आपको जो वॉल्ट विटमैन है, वॉल्ट विटमैन का पूरा जो एक पूरी तैयारी कह सकते हैं, एक दिन में आपको वॉल्ट विटमैन आज आपको तैयार कराया। अब इसमें मैं कुछ फैक्ट्स जो वॉल्ट विटमैन से जुड़े हुए हैं, जो उनके वर्क्स हैं, उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसकी लिस्ट मैं साथ की साथ आपको सेंड कर दूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम्स, सभी पोएम्स मोस्ट इंपोर्टेंट जो हैं इनकी, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं वॉल्ट विटमैन की। और इसके साथ साथ इसके जो क्वेश्चंस हैं, फैक्ट्स हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। जो अदर राइटर्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद में उम्मीद है कि आपको जो ये क्लास जो मैंने आज ली समझ में आई होगी और अच्छी तरह से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताना। एक्चुअली लाइट भी हमारी चली गई थी, इलेक्ट्रिक फॉल्ट, पता नहीं कोई बड़ा फॉल्ट हुआ है तो पूरे सेंटर की लाइट गायब है, बट और काफी मतलब सुबह से ही गायब थी। इन्वर्टर पर सेंटर चल रहा था, लेकिन इन्वर्टर है वो भी बोल चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैंने सोचा कि क्यों क्लास को खत्म किया जाए, तो फिर भी मैं आपके साथ लगा रहा और बिना पंखे के मैं आपको पढ़ाता रहा विदाउट फैन, क्योंकि ताकि लाइट जो है वो ना बुझ पाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी जो ये मेहनत है वो रंग लाएगी और आप जो है पूरी अच्छी तरह से इसको तैयार करेंगे और वॉल्ट विटमैन की जो पोएम्स है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे हम मिलते हैं कल एक नए राइटर के साथ। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।